स्वागत है आपका अपने चैनल विजेंद्र स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत आने वाला सिद्ध साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि मैंने अंत तक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है इस वीडियो में, और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी का भी अनुमान लगा सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सिद्धों का आविर्भाव माना जाता है। आविर्भाव का मतलब होता है उदय या जन्म। ए ऑप्शन 13वीं शताब्दी, बी ऑप्शन 10वीं शताब्दी, सी ऑप्शन 14वीं शताब्दी, डी ऑप्शन 8वीं शताब्दी। तो सिद्धों का जो आविर्भाव माना जाता है या उदय माना जाता है 8वीं शताब्दी से माना जाता है। प्रश्न नंबर 2, सिद्धों के विचार दर्शन से संबंधित प्रमुख ग्रंथ हैं। ए ऑप्शन साधना समुच्चय, बी ऑप्शन आदिकर्म प्रदीप, सी ऑप्शन मंजूश्री मूलकल्प, डी ऑप्शन रत्नाकर जोपम कथा, ई ऑप्शन उपर्युक्त सभी। इसमें मैंने 5 ऑप्शन इसलिए रखे हैं क्योंकि सिद्धों के विचार दर्शन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनके बारे में आपको जानकारी हो जाए। इसमें हमारा ई ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये चारों ग्रंथ ही सिद्धों के विचार दर्शन से संबंधित ग्रंथ हैं। और यदि इन चारों ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे रत्नाकर जोपम कथा। इस बात को भी आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 3, सिद्धों का प्रधान केंद्र कौन सा था। ए ऑप्शन श्री पर्वत, बी ऑप्शन गोवर्धन पर्वत, सी ऑप्शन हिमालय पर्वत, डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो सिद्धों का जो प्रधान केंद्र माना जाता है ऑप्शन नंबर ए श्री पर्वत माना जाता है। कमेंट करके बताइए श्री पर्वत भारत के किस क्षेत्र में स्थित है, अर्थात कौन सी दिशा में स्थित है। दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, पूर्व भारत में या पश्चिम भारत में। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 4, सिद्धों के नाम के आगे पा शब्द जुड़ा रहता है जिसका अर्थ है। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। ए ऑप्शन है महान या श्रेष्ठ, बी ऑप्शन है आदर सूचक मुनिदत्त, सी ऑप्शन है पाखंडी, डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो सिद्धों के नाम के आगे जो पा शब्द जुड़ा रहता है उसका अर्थ होता है आदर सूचक मुनिदत्त। प्रश्न नंबर 5, सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा किसने कहा। संध्या के स्थान पर संध्या भाषा भी आ सकता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन भोला शंकर व्यास, ये बाय मिस्टेक भोले लिखा गया है, ये भोला है, आप इसको समझ जाना, ये है भोला। बी ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी ऑप्शन मुनिदत्त अदयवज्र, डी ऑप्शन हरप्रसाद शास्त्री। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मुनिदत्त एवं अदयवज्र ने सिद्धों की भाषा को संध्या या संध्या भाषा नाम दिया है। प्रश्न नंबर 6, संध्या भाषा का क्या अर्थ है। ये प्रश्न सन 2018 में एलटी परीक्षा में पूछा जा चुका है। उस परीक्षा में मैं भी शामिल हुआ था। ए ऑप्शन शाम के समय की भाषा, बी ऑप्शन अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा, सी ऑप्शन व्यवहारिक भाषा, डी ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो संध्या भाषा का जो अर्थ होता है ऑप्शन बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा इसका अर्थ माना जाता है। प्रश्न नंबर 7, सिद्धों का विकास भारत के किस क्षेत्र में हुआ। ए ऑप्शन दक्षिण भारत, बी ऑप्शन उत्तर भारत, सी ऑप्शन पूर्वी भारत, डी ऑप्शन पश्चिम भारत। तो सिद्धों का जो विकास हुआ है वह हुआ है पूर्वी भारत में। प्रश्न नंबर 8, सिद्ध साहित्य का संपादन सर्वप्रथम किस पाश्चात्य विद्वान ने किया। ए ऑप्शन जॉर्ज ग्रियर्सन, बी ऑप्शन वेंडल, सी ऑप्शन टी.एस. इलियट, डी ऑप्शन प्रबोध चंद्र बागची। सिद्ध साहित्य का जो सर्वप्रथम संपादन किया है वह किया है वेंडल ने। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, बोधगान ओ दोहा शीर्षक से किस विद्वान ने
सिद्धों की रचनाओं का प्रकाशन कराया? परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ए ऑप्शन राहुल सांकृत्यायन, बी ऑप्शन महामहो उपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, सी ऑप्शन प्रबोध चंद्र बागची, डी ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। महामहो उपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बोधगान और दोहा शीर्षक से सिद्धों की रचनाओं का प्रकाशन किया है। प्रश्न नंबर 10, 84 सिद्धों में योगिनियों की संख्या कितनी मानी जाती है? ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन 6। तो इसमें सिद्धों में जो हमारे 84 सिद्ध हैं उसमें हमारी 4 स्त्री यानी योगिनियों की संख्या मानी जाती है। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है, यह कथन किस विद्वान का है? ए ऑप्शन जॉर्ज ग्रियर्सन, बी ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी ऑप्शन डॉक्टर बच्चन सिंह, डी ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यह कथन है हमारा डॉक्टर बच्चन सिंह का। प्रश्न नंबर 12, सिद्ध साहित्य में किसका वर्णन बड़े विस्तार से किया गया है? ए ऑप्शन सूर्य और चंद्रमा, बी ऑप्शन पृथ्वी और आकाश, सी ऑप्शन ईश्वरीय ज्ञान, डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सिद्ध साहित्य में सूर्य और चंद्रमा का बड़े ही विस्तार से वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 13, सिद्धों ने किसका प्रवर्तन किया? ए ऑप्शन दुखवाद, बी ऑप्शन सुखवाद, सी ऑप्शन महासुखवाद, डी ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सिद्धों ने महासुखवाद का प्रवर्तन किया। कमेंट करके बताइए महासुखवाद का क्या अर्थ माना जाता है। प्रश्न नंबर 14, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहपा का समय है। ऑप्शन ए है 779 ईस्वी, बी ऑप्शन है 769 ईस्वी, सी ऑप्शन है 789 ईस्वी, डी ऑप्शन है 770 ईस्वी। तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहपा का जो समय माना जाता है ऑप्शन नंबर बी 769 ईस्वी माना जाता है। और राहुल सांकृत्यायन सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि भी मानते हैं। प्रश्न नंबर 15, सिद्ध सरहपा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन राहुल भद्र, बी ऑप्शन सरोज वज्र, सी ऑप्शन पद वज्र, डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो इसमें हमारा तीनों नाम ये सरहपा के माने जाते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनका एक अन्य नाम और माना जाता है सरोरुहु वज्र, उसको भी आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 16, सरहपा ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया? परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार पूछा जा चुका है टीजीटी पीजीटी में। ए ऑप्शन वज्रयान संप्रदाय, बी ऑप्शन सहजिया या सहजियान संप्रदाय, सी ऑप्शन दिगंबर संप्रदाय, डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सरहपा ने सहजिया या सहजियान संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। प्रश्न नंबर 17, सिद्ध साहित्य में किस कवि ने गुरु को महत्व दिया है, पाखंड और आडंबर का विरोध किया है यानी खंडन किया है? ए ऑप्शन लुयपा, बी ऑप्शन सवरपा, सी ऑप्शन सरहपा, डी ऑप्शन कढ़पा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सरहपा ने गुरु को सर्वाधिक महत्व दिया है और पाखंड और आडंबर का इन्होंने खंडन किया है। प्रश्न नंबर 18, सिद्ध साहित्य के किस कवि में संत साहित्य का बीज दिखाई पड़ता है? परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ए ऑप्शन सरहपा, बी ऑप्शन सवरपा, सी ऑप्शन लुयपा, डी ऑप्शन कढ़पा। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिद्ध साहित्य के कवि सरहपा में संत साहित्य का बीज दिखाई पड़ता है। प्रश्न नंबर 18, सवरपा किस शासक के समकालीन थे? ए ऑप्शन पालवंशी शासक धर्मपाल, बी ऑप्शन राष्ट्रकूट शासक, सी ऑप्शन चंदेल शासक, डी ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सवरपा पालवंशी शासक धर्मपाल के समकालीन माने जाते हैं।
प्रश्न नंबर 20, किस विद्वान ने सबरपा के ग्रंथों की संख्या 26 बताई है? ए ऑप्शन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सी ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी ऑप्शन राहुल सांकृत्यायन। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, सिद्ध कवि सबरपा का नाम सबरपा क्यों पड़ा? ए ऑप्शन शहरों में घूमने के कारण, बी ऑप्शन शहरों और भीलों की भांति वन्य जीवन व्यतीत करने के कारण, सी ऑप्शन पहाड़ों पर घूमने के कारण, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शहरों और भीलों की भांति वन्य जीवन व्यतीत करने के कारण सबरपा का नाम सबरपा पड़ा। कमेंट करके बताइए सरहपा का नाम सरहपा क्यों पड़ा। प्रश्न नंबर 22, 84 सिद्धों में किस कवि का स्थान सबसे ऊंचा है? इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। 84 सिद्धों में किस कवि का स्थान सबसे ऊंचा है? आपसे ये क्वेश्चन ये पूछा गया है। ए ऑप्शन सरहपा, बी ऑप्शन सबरपा, सी ऑप्शन लुयपा, डी ऑप्शन कड़हपा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लुयपा का स्थान 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा माना जाता है। प्रश्न नंबर 23, सबरपा किस विश्वविद्यालय के आचार्य थे? ए ऑप्शन नालंदा विश्वविद्यालय, बी ऑप्शन विक्रमशिला विश्वविद्यालय, सी ऑप्शन पटना विश्वविद्यालय, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबरपा विक्रमशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, किस सिद्ध कवि की कविताओं में रहस्य भावना की प्रधानता है? यह प्रश्न नेट और पीजीटी दोनों में पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन है सरहपा, बी ऑप्शन है सबरपा, सी ऑप्शन है डोम्बिपा, डी ऑप्शन है लुयपा। तो हमारा इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लुयपा की रचनाओं या कविताओं में रहस्य भावना की अधिकता दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 25, सरहपा के दोहा कोश पर किस विद्वान ने विषय पद भंजिकी शीर्षक से टीका लिखी थी? ए ऑप्शन अदय वज्र, बी ऑप्शन हरप्रसाद शास्त्री, सी ऑप्शन उपयुक्त दोनों, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन से ए सही हो जाएगा। अदय वज्र ने टीका लिखी थी विषय पद भंजिकी शीर्षक से। प्रश्न नंबर 26, पूर्वी भारत के किस राज्य में सिद्ध साहित्य का सर्वाधिक विकास हुआ है? ए ऑप्शन बिहार, बी ऑप्शन बंगाल, सी ऑप्शन उड़ीसा, डी ऑप्शन असम और ई ऑप्शन उपयुक्त सभी। इसमें मैंने 5 ऑप्शन इसलिए लिखे हैं क्योंकि चारों राज्यों में सिद्ध साहित्य का विकास सर्वाधिक हुआ है, इसलिए ये चारों राज्य इसमें सही माने जाएंगे। प्रश्न नंबर 27, अक्षर द्विकोपदेश के रचनाकार हैं? ए ऑप्शन लुयपा, बी ऑप्शन डोम्बिपा, सी ऑप्शन कुक्कुरिपा, डी ऑप्शन सबरपा। तो इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी। अक्षर द्वीपोपदेश रचना के जो रचनाकार हैं डोम्बिपा माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 28, सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषता है? यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। ए ऑप्शन सिद्ध साहित्य में शास्त्रीय चिंतन पक्ष गौण है, बी ऑप्शन सिद्ध साहित्य में साधना पक्ष पर बल दिया गया है, सी ऑप्शन सिद्धों ने महासुखवाद का प्रवर्तन किया, महासुखवाद का आशय है संभोग की चरम परिणति। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखना। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये तीनों ही विशेषताएं सिद्ध साहित्य से संबंध रखती हैं। प्रश्न नंबर 29, सिद्ध कवि कुक्कुरिपा किसके शिष्य थे? ए ऑप्शन तांत्रिक नागार्जुन, बी ऑप्शन चरपटिया, सी ऑप्शन विरूपा, डी ऑप्शन कड़हपा। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कुक्कुरिपा चरपटिया के शिष्य माने जाते हैं। कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा कि तांत्रिक नागार्जुन के कौन से सिद्ध कवि शिष्य माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 30, 84 सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि कौन माने जाते हैं? अब इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े
जबकि पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे कि सिद्धों में सर्वाधिक उच्च स्थान किसको प्राप्त है, तो वो है हमारे लुयपा। लेकिन 84 सिद्धों में जो सर्वश्रेष्ठ विद्वान और सबसे बड़े कवि माने जाते हैं वो माने जाते हैं हमारे कणहप्पा। इस बात को आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 31, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कणहप्पा के ग्रंथों की संख्या मानी जाती है। ए ऑप्शन 70, बी ऑप्शन 72, सी ऑप्शन 74, डी ऑप्शन 76। तो इसमें कणहप्पा की संख्या राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 74 मानी जाती है। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, कणहप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, किस विद्वान का कथन है? परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ए ऑप्शन राहुल सांकृत्यायन, बी ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी ऑप्शन डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यह कथन राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया है। प्रश्न नंबर 33, चर्या पद में सिद्धों की कैसी रचनाएं संग्रहित हैं? ए ऑप्शन व्यवहार संबंधी, बी ऑप्शन मंत्र संबंधी, सी ऑप्शन योग संबंधी, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। व्यवहार संबंधी रचनाएं चर्या पद में सिद्धों की संग्रहित की गई हैं। कमेंट करके बताइए दोहा कोश में सिद्धों की कौन सी रचनाएं संग्रहित की गई हैं। प्रश्न नंबर 34, अधः सिद्धि किसकी रचना है? ए ऑप्शन मणिभद्रा, बी ऑप्शन मेखलापा, सी ऑप्शन कनखलापा, डी ऑप्शन लक्ष्मीकरा। तो अधः सिद्धि रचना मानी जाती है लक्ष्मीकरा की। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। ये चारों स्त्रियां हमारे सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आती हैं। इनको योगनिया कहा जाता है। इन चारों नामों को आप याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 35, सिद्धों का समय कब से कब तक माना जाता है? ऑप्शन ए 7वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक, बी 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक, ऑप्शन सी 6वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक, ऑप्शन डी 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक। तो सिद्धों का जो समय माना जाता है ऑप्शन नंबर बी 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक इनका समय माना जाता है। प्रश्न नंबर 36, सिद्ध कवि सरहपा की रचना दोहा कोश की भाषा है। ए ऑप्शन परिनिष्ठित अपभ्रंश, बी ऑप्शन सदुक्कड़ी भाषा, सी ऑप्शन डिंगल भाषा, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। सरहपा की जो रचना है दोहा कोश, उसकी भाषा मानी जाती है परिनिष्ठित अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37, सिद्ध साहित्य में मैथुन शब्द का क्या अर्थ है? यह प्रश्न 2018 LT परीक्षा में पूछा गया है। उस परीक्षा में मैं स्वयं शामिल हुआ था, जिसमें मैंने ज्वाइन नहीं किया है। ए ऑप्शन सहस्रार में स्थित शिव तथा कुंडलिनी का योग, बी ऑप्शन असत्य का परित्याग, सी ऑप्शन ज्ञान से पाप हनन की प्रक्रिया, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैथुन शब्द का जो अर्थ माना जाता है वह माना जाता है सहस्रार में स्थित शिव तथा कुंडली का योग। ए ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38, सिद्ध साहित्य में वर्णित मत्स्य शब्द का अर्थ है। ए ऑप्शन इड़ा पिंगला, गंगा जमुना में प्रवाहित श्वास, बी ऑप्शन सहस्र दल में क्षरित होने वाली सुधा, सी ऑप्शन मछली, डी ऑप्शन असत्य का परित्याग। इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इड़ा पिंगला गंगा जमुना में प्रवाहित श्वास, ये बाय मिस्टेक इड़ा लिखा गया है, ये इड़ा है, इस बात को आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 39, सिद्धों की रचनाएं किस भाषा में लिखी गई हैं? ए ऑप्शन अर्धमागधी अपभ्रंश, बी ऑप्शन मागधी अवहट, सी ऑप्शन उपयुक्त दोनों, डी ऑप्शन ब्रज भाषा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सिद्धों की रचनाएं अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अवहट दोनों भाषाओं में लिखी गई हैं। तो ये हमारे सिद्ध साहित्य के महत्वपूर्ण 39 प्रश्नों का इस वीडियो में हमने अभ्यास किया है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम
अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी प्रत्येक वीडियो को आप देख सकें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप हिंदी टीजीटी, पीजीटी और नेट सभी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी संशय है तो आप बेफिक्र होकर कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।